हेलो स्टूडेंट, आपका मैथ साइंस 4 चैनल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक के तहत अध्याय है 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसी चैप्टर के अंदर से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है, और आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन को किस प्रकार से समझाया जा सकता है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या है, ये सब कुछ आपके लिए मैं समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, जिन जिन टॉपिकों को मैं आपको समझाऊंगा वो आप बिल्कुल हंसी खुशी बहुत साधारण भाषा में समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, और इस चैनल पर आकर के गणित और विज्ञान के कोर्स पढ़ते रहिए, वो भी फ्री में, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन से, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए आपने एक क्रियाकलाप किया होगा, अगर नहीं किया है तो करके देखना। जैसे आपने अपने जीवन में एक कांच का स्लैब लिया होगा, यानी कांच का एक टुकड़ा लिया होगा, उस कांच के टुकड़े को आपने किसी लिखे हुए वर्णों के ऊपर रखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो लिखे हुए वर्ण है वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। या फिर आपने ये नहीं किया है तो आपने ये किया होगा, ये देखा होगा, कांच के गिलास में अगर पानी भरा हुआ है तो उसकी जो तली होती है वो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपने ये किया होगा, तो देखिए आपने ऐसा देखा होगा, अगर कांच के गिलास में पानी भर दिया जाए और उसमें किसी पेंसिल को डाल दिया जाए तो वो पेंसिल जो होती है उसका जो निचला भाग होता है वो आपको तिरछा नजर आएगा। तो इन सभी उदाहरणों से हमें ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण होती है, वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी कारण की वजह से जो पानी में डूबी हुई आंशिक पेंसिल की जो वो पेंसिल का जो निचला भाग है वो मुड़ा हुआ नजर आता है। कांच के गिलास की जो तली है वो आपको ऊपर उठी हुई नजर आएगी, ठीक है ना। कांच के स्लैब से आप अक्षरों को देखेंगे तो वो ऊपर उठे हुए नजर आएंगे, तो ये इसीलिए होता है। तो यही परिभाषा है प्रकाश के अपवर्तन की, ठीक। जो मैंने आपको ये सभी बताए ये आपके एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के, ये इनको हम उदाहरणों में लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रभाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। वायु से अगर कांच में प्रवेश करेगी तो वायु की अपेक्षा कांच जो है वो एक सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, ठीक है ना। जो अपन का वायुमंडल है ये क्या है? विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है। अगर हम जल की बात करें तो वायु की अपेक्षा जल भी एक सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो देखिए आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर तो है वायु, ठीक है ना, और नीचे है आपका ये कांच है, क्या है? ये कांच है, ठीक है ना। ये क्या है भैया? कांच की एक स्लैब है। तो ये कांच अपन का कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। कैसा है? सघन माध्यम। और वायु जो है ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, ठीक है ना। जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो देखिए ये जो किरण आ रही है इसको तो बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण। और देखिए ये एक क्या है? माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो ये पृष्ठ है
इस पृष्ठ पर इस बिंदु से ये प्रकाश की किरण टकराएगी, तो इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। आपतन बिंदु, तो इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम अभिलंब। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे, ठीक है ना। तो झुक गई ना प्रकाश किरण, तो ये यहाँ पर अभिलंब के साथ ये प्रकाश की किरण जो कोण बना रही है, इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे, जो कहलाएगा आपतन कोण। और ये अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश किरण है, इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, यानी ये अपने पथ से विचलित हो गए, तो इसका अपवर्तन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जितना कोण बनाती है, उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण। इस प्रकार से बोल सकते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो परावर्तन में प्रकाश का जो परावर्तन पड़ा था, उसमें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, परंतु यहाँ पर ये आपतन जो कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब देखिए, ये कांच में प्रवेश कर गई, कांच से होकर के जा रही है, तो अब ऐसे पृष्ठ पर ये आपका एक माध्यम है, ये नीचे फिर वायु चालू हो जाती है, तो ये दूसरा माध्यम है। तो इन दोनों माध्यमों को ये अलग करने वाला जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये जो बिंदु है, ये क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर भी एक क्या होगा? अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। इस प्रकार से अब ये सघन माध्यम से कहा जा रही है? विरल माध्यम में। तो ये सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में जाती है, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसे हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस प्रकार से वो निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है प्रकाश की किरण में, ठीक है ना, अपवर्तन के नियम में। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। इस ही प्रभाव को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब हम ऐसे को, जो ये मैंने आपको एक डायग्राम सा बनाया है, हम इस डायग्राम को एक कांच के आयताकार स्लैब द्वारा समझेंगे अपवर्तन के नियमों को, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां बताया है, ऐसे ही हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो यहां पर लिख दिया जाए। तो चलिए मैं लिख देता हूं, समय की बचत हो जाएगी। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। इसी प्रकार से आपको परिभाषा देनी है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस प्रभाव को, इस प्रभाव को या फिर इस घटना को कैसे भी लिख सकते हैं, इस प्रभाव को या फिर इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम से बताया था कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऊपर तो है वायु, और नीचे क्या है? नीचे है आपका कांच मान लो या जल मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अभिलंब है। तो वैसे तो इस प्रकाश की किरण को जाना तो था इस रास्ते से, परंतु वो इस रास्ते से नहीं जाती है, वो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। तो ऐसे वो निकल जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है ना। जाना तो था उसे इस रास्ते से सीधा, परंतु वो उस रास्ते से नहीं गई ना, वो अवलंब की ओर झुक गई, यानी उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, बदल लिया, तो वह अपने पथ से विचलित हो गई। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आने वाले हैं, जो मैंने अभी अभी आपको सुनाए थे। जो मैं उदाहरण लिखाऊंगा उन सब को आप याद कर लेना। बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक उदाहरण आपसे 100% पूछा जाएगा। तो देखिए,
प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। ये उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। तो देखिए, अब पहला पॉइंट है, अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी टैंक, अगर पानी किसी टैंक में भरा हुआ है या फिर कांच के किसी गिलास में भरा हुआ है या फिर पोखर में भरा हुआ है, तो इनकी जो तली होती है वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है ना? यहां से सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना, किस प्रकार से, कि पानी से भरे किसी टैंक की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? ऑप्शन दे देगा आपको, अपवर्तन कारण या फिर परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है ना? और उनमें से आपको छांटना होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जब कोई मोटा कांच का स्लैब, जब कोई मोटा कांच का एक स्लैब यानी सिल्ली, ठीक है ना, सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर, यानी कोई सामग्री उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, तो अपवर्तन के कारण अक्षर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप करके देख लेना, एक मोटा कांच लेना, उसको अक्षरों के ऊपर रखना, तो देखेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो भी अक्षर उठे हुए प्रतीत नजर आएंगे। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट देखिए, अपवर्तन के कारण कांच के बर्तन में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी कांच के कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कोई पेंसिल आंशिक रूप से डूबी है थोड़ी सी, तो उसके पृष्ठ पर, पानी का पृष्ठ जो ऊपर वाला है उस पर आप देखेंगे तो जो टेढ़ी वो है ना पेंसिल, वो नीचे जो डूबी हुई है वो भाग आपको टेढ़ा नजर आएगा। आगे देखिए चौथा, पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में बर्तन यहाँ बीच में आ जाएगा में, ठीक है ना, तो पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू, कांच का बर्तन है उसमें क्या रखे हैं, वो कांच के बर्तन, पानी भरा हुआ है और उसमें क्या रखे हैं, नींबू रखे हैं। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व यानी साइड से देखने पर अपवर्तन के कारण अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। जो उनका साइज है उनसे वो बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने नहीं करके देखे हैं तो करके देख लेना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और भी एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं, जैसे कांच के बर्तन में यानी पानी भरा हो, पानी से भरे हुए कांच के बर्तन में अगर सिक्का डाल दिया जाए, ठीक है ना, रुपया, अगर सिक्का डाल दिया जाए तो सिक्का भी ऊपर उठा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सभी घटनाएं किसके कारण घटित हो रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घटित हो रही है। ठीक है ना? अब जो भी मैंने आपको बताया है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आयताकार कांच का जो स्लैब होता है उसके द्वारा आपको अपवर्तन को समझाऊंगा। ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहना एंड तक, बहुत कुछ सीख करके जाओगे आज की इस वीडियो से। ठीक है ना? तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को आप किस प्रकार से समझाएंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इस चैप्टर के अंदर से कोई भी टॉपिक नजरअंदाज नहीं करना है। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो अच्छे अंक लाने हैं, 100 में से 100 अंक लाने हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक नजरअंदाज नहीं करना है। तो देखिए आपको करना कैसे है, तो देखिए आपको एक आयताकार स्लैब बनाना है। ठीक है ना? जो मैं यहाँ पर बोलूंगा वो सब कुछ आपको लिख देना है। तो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक आयताकार कांच का स्लैब है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये पृष्ठ देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला ए बी, इस पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेना है ओ। क्या ले लेना है? ओ बिंदु। ठीक है ना? इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु ओ। इस आपतन बिंदु ओ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक है ना? इसको नाम दे देते हैं पी, यानी पीओ। ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है, इस पृष्ठ पर। तो इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होगा। क्या होगा? एक अभिलंब होगा। ठीक है ना? छोटा सा ही बना लेते हैं, ये आपका क्या है? एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब हो गया। तो ये आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती है।
जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इस पृष्ठ पर भी एक क्या लेना है, एक आपतन बिंदु लेना है। तो यानी ये माध्यम है आपका वायु। तो ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। क्या है ये, कांच है। तो सघन, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये प्रकाश की जो किरण है पीओ, ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आकर के टकराएगी, सीडी पृष्ठ पर इस बिंदु से टकराएगी। अब इस पृष्ठ के लिए ये प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसका नाम दे दीजिए ओ डैश। अब इस बिंदु पर भी क्या होगा, एक अविलंब होगा। क्या होगा, अविलंब होगा, ठीक है ना। अब ये जो अविलंब है, इस अविलंब का भी आप नाम लिख सकते हैं, यहां पर दे देते हैं एम और एम डैश। ये तो अविलंब हो गया एम एम डैश, और इस अविलंब को नाम दे देते हैं एन और एन डैश। अब देखिए ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है कांच, और नीचे आपकी क्या है, वायु है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, तो ये अविलंब से दूर हटेगी। कहां हटेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये परावर्तित, वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये भी अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है ना। तो अपवर्तित किरण, तो इस प्रकार से आपको समझा देना है, ठीक है ना। जो भी मैंने यहाँ पर बोला है ये सब कुछ आपको लिखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ए बी सी डी एक आयताकार कांच का स्लैब है, ठीक है ना। तो इस आयताकार कांच के स्लैब के ए बी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतन बिंदु ओ पर प्रकाश किरण पीओ आपतन बिंदु ओ पर आपतित होती है। इन अविलंबों के बारे में भी दर्शा देना कि एम एम डैश एक क्या है, अविलंब है। तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। तो ये अविलंब की ओर झुक गई, कौन सी प्रकाश किरण, ओ ओ डैश। ये ओ से ओ डैश तक की जो ये प्रकाश किरण है, ये अविलंब की ओर झुक गई। तो प्रकाश की किरण ओ ओ डैश आयताकार स्लैब के सीडी पृष्ठ के आपतन बिंदु ओ डैश पर आपतित होती है। तो प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए प्रकाश की किरण ओ ओ डैश अविलंब एन एन डैश से दूर हट जाती है। तो यहां पर भी नाम लिख दो, इसको नाम दे देते हैं क्यू, यानी ओ डैश क्यू अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया है यही आपको इसमें लिख देना है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है, 2 बार होता है। वायु से कांच में प्रवेश करेगी तब यहां, फिर कांच से वायु में प्रवेश करेगी तब यहां, ठीक है ना। पर एक बात ध्यान रखना कि जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, अब इस कांच से होती हुई वापस जब ये अपने यानी अविलंब से दूर हटेगी, तो इसी रास्ते को दोबारा पकड़ लेगी, ठीक है ना। इसी रास्ते को दोबारा पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो यानी हम ये कहेंगे कि ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं जो भी हमने यहां पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन में आपको इस प्रकार से लिख देना है। वो मैंने बड़ा चित्र यहाँ पर छोटा सा बना दिया है, ठीक है ना। तो कैसे लिखना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक कांच का आयताकार स्लैब है। ए बी सी डी क्या है, एक कांच का आयताकार स्लैब है। इसको रटना नहीं है, इसी के माध्यम से आपको समझना है। ये चित्र आपके माइंड में होना चाहिए, आप खुद ब खुद इस प्रकार से भाषा बना देंगे, ठीक है ना। कोई आगे कोई पीछे हो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु लिखना सब कुछ है, ठीक है ना।
तो एबीसीडी क्या है? एक कांच का आयताकार स्लैब है। स्लैब के पृष्ठ AB के बिंदु O पर एम डैश अभिलंब है। तो आप देख सकते हैं जो ये कांच का जो ये स्लैब है, इसका जो पृष्ठ है AB, इस AB पृष्ठ के बिंदु O पर एम डैश क्या है? एक अभिलंब है, ठीक है ना। तथा स्लैब के पृष्ठ CD के बिंदु O डैश पर एन डैश अभिलंब है। तो ये भी देख सकते हैं इस स्लैब के सीडी पृष्ठ के O डैश बिंदु पर एन डैश भी क्या है? एक अभिलंब है। तो देखिए प्रकाश की किरण PO बिंदु O पर वायु से कांच में प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रकाश किरण है PO, ये वायु से कहां पर प्रवेश कर रही है? कांच में प्रवेश कर रही है। तो यहां पर भी आप लिख देना वायु, और ये क्या है? कांच, और नीचे क्या है? वायु, ठीक है ना। कहा ये जो प्रकाश किरण है PO कहां से प्रवेश कर रही है? वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। कहां? बिंदु O पर, ठीक है ना। प्रकाश की किरण PO बिंदु O पर वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यानी विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इसलिए जो ये प्रकाश की किरण है अभिलंब एम डैश की तरफ झुक जाएगी। तो देखिए इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब एम डैश की तरफ झुक जाती है, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट। अब इसके बारे में लिखना नीचे वाले के, ठीक है। ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाले के में लिखना है तथा प्रकाश की किरण ओ डैश। अब ये प्रकाश की किरण हो गई ओ डैश, ठीक है, यही तो है। इसका नाम यहाँ पर हो गई ये अपवर्तित जो किरण है, अब इसका नाम हो गया ओ डैश। अब ये कांच से कहां पर प्रवेश कर रही है? वायु में। तो इसके बारे में बताना है। प्रकाश की किरण ओ डैश बिंदु O डैश पर कांच से वायु में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये प्रकाश किरण है ना ओ डैश, ठीक है ना। तो ये कांच से कहां प्रवेश कर रही है? वायु में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसलिए ये प्रकाश की किरण अभिलंब एन डैश से दूर हट जाती है। तो यही यहां पर लिखा है, ठीक है ना। तो लिख दिया। तथा प्रकाश किरण ओ डैश बिंदु O डैश पर कांच से वायु में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब एन डैश से दूर हटती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन होता है। बस इतना ही समझाना है आपको। ये चित्र माइंड में रखना, इसी के अनुसार आप समझा देना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो प्रकाश किरण होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसी प्रकार से प्रकाश की किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि जो प्रकाश की रात्रि के समय में जो ये तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आते हैं नहीं आते? आते हैं। तो उनसे जो प्रकाश की किरण चलकर आ रही है, हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के माध्यमों की परत होती है। तो उन परतों से होकर वो प्रकाश की किरण आती है, तो कभी अभिलंब की ओर झुकती है, कभी दूर हटती है, कभी अभिलंब की ओर झुकती है, कभी दूर हटती है। तो अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो एक जो मैंने अभी अपवर्तन के जो उदाहरण लिखाए थे उनमें इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तारे जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं रात्रि के समय में, वो किस कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, अपवर्तन के नियमों की तरफ, कि अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, अपवर्तन के नियम। इस अपवर्तन के नियम को एक चित्र के द्वारा समझना है, ठीक है ना। तो जैसे ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, यानी इस पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराएगी, तो ये है वायु, और नीचे ले लेते हैं जल। वायु की अपेक्षा जल सघन माध्यम है, तो यानी वायु है विरल माध्यम। क्या है? वायु विरल माध्यम, और जल क्या है? सघन माध्यम है। अगर हम जल और कांच की बात करें तो जल और कांच में से जल विरल माध्यम कहलाएगा और कांच सघन माध्यम कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वायु हो गए विरल माध्यम, ये जल हो गए सघन माध्यम। तो कोई प्रकाश की किरण इन दोनों माध्यमों को
अलग करने वाले पृष्ठ पर ये कोई बिंदु है जिसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु, तो इस आपतन बिंदु पर होता है एक अभिलंब, ठीक है ना। और ये हो गई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हमें, ये जो बिंदु देख रहे हैं इस बिंदु को बोलते हैं हमें आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो ये आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और जब ये वायु से जल में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो इसको बोलते हैं हमें अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तन का पहला नियम तो ये है कि ये जो आपतित किरण है और इस आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? जो ये आपका जो ये तल है, ठीक है ना, ये एक ही तल में मौजूद होते हैं। ये यहाँ पर आ रही है, अब क्या है? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला नियम अपवर्तन का। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिए, जो प्रकाश की किसी निश्चित रंग या फिर किसी निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए जो ये आपतन कोण की जो ये ज्या है, तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब यहां से टकराने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक रही है, तो ये अभिलंब के साथ ये अपवर्तित किरण जो कोण बना रही है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है ना। और ज्या बोलते हैं हमें साइन को। ज्या किसे बोलते हैं? साइन को। तो देखिए अब पढ़ना है, यानी प्रकाश की किसी निश्चित रंग, कोई भी निश्चित रंग जैसे लाल रंग, हरा रंग, किसी भी रंग के लिए, या फिर किसी माध्यम के लिए, माध्यम जैसे वायु, जल, ठीक है, कांच, इन सब के लिए, तो किस प्रकार से बोलना है आपको? आपको बोलना है दूसरा नियम कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है ना। क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। इसे हमें स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो नियम आपको यहाँ पर याद करने हैं, ध्यान रखना। प्रकाश के किसी निश्चित रंग या किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसे हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो यही आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में मैं लिख देता हूं। तो देखिए अपवर्तन के नियम आपके सामने आ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल पर मौजूद होते हैं। एक ही तल पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इससे हम इस सूत्र के जरिए हमें अपवर्तनांक निकाल लेते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ पर जो आप म्यू देख रहे हैं, म्यू एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है, जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो इसके जरिए भी हमें क्या निकाल लेते हैं? अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें वायु और कांच की, तो कांच के सापेक्ष प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक या फिर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? स्नेल का अपवर्तन नियम है, याद रखना।
ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है। कल की वीडियो में मैं आपके लिए समझाने वाला हूं अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है ना। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, अगर पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। और अपने साथियों में इस चैनल के बारे में अवगत करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।